सो क्या आपको पता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन जो होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें कितने फेज़ होते हैं और किस फेज़ में कौन-सा हार्मोन रिलीज़ होता है? क्या आपको पता है कि आप किस समय ज़्यादा फर्टाइल होते हो और किस समय नॉन फर्टाइल होते हो या इनफर्टाइल होते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डेफ़िनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी इसलिए क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है या नहीं दिया होता है या नहीं समझाया जाता है, ठीक है? और आपको अपने हेल्थ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इस जनरेशन में ऐसा खान-पान है, ऐसा एनवायरनमेंट है जिसकी वज़ह से जो मेंस्ट्रुअल होता है, वो कुछ लोगों का बहुत इर्रेगुलर हो जाता है, रैंडम हो जाता है, पेनफुल होता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इन सब चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है अपनी पुरानी वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। और जो फेजेस की बात करूँ तो मेनली इसमें 3 फेजेस होते हैं, ठीक है? पहला होता है मेंस्ट्रुएशन फेज़, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ और तीसरा होता है आपका ल्यूटियल फेज़। लेकिन कुछ-कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहता है कि पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, दूसरा होता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज़, तीसरा होता है आपका ओव्यूलेशन फेज़ एंड लास्ट होता है आपका ल्यूटियल फेज़, ठीक है? दोनों ही सही है बट कुछ बुक्स में 4 फेजेस दिए रहते हैं, कुछ में 3 फेजेस दिए रहते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो ओसीपीज़ लेती हैं यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। आप लोग को नहीं पता होगा उतना, मैं आपको बताती हूँ। वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, ठीक है? तो वो वर्क कैसे करता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो अगर किसी को पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पे कैसे जो मतलब क्या होता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पहले तो आप ये बताओ। और अगर आपको पता है कि क्या होता है तो आप मुझे ये बताओ कि ये कैसे वर्क करता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, ठीक है? मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या इस्केमिक फेज, ठीक है? इसमें क्या होता है कि स्पॉन्जियोसम एंडोमेट्रियम होता है जो श्रेड होता है डिस्चार्ज के साथ में वजाइना से वो बाहर आ जाता है, ठीक है? फिर ये फर्स्ट फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज बता रही हूँ मैं आपको। इसमें ब्लीडिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम का थिक लेयर होता है वो श्रेड होता है और वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। और इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाने की वजह से जो उसका एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है थिक, वो आपका शेड होने लग जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? ब्लीडिंग यूजुअली 3 टू 5 डेज रहता है, ठीक है? कुछ कुछ का वैरी भी करता है, कुछ लोग का 2 ही दिन होता है, कुछ लोग का 6 दिन हो जाता है, ऐसे वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो जो एंडोमेट्रियम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल जो होता है एंडोमेट्रियम में, वो क्या करता है आपका एंडोमेट्रियम को पीक पे लेके जाता है और वहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, ठीक है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, मायोमेट्रियल कॉन्स्ट्रक्शन रिजल्ट करेगा और वो उसके बाद जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन, और वही जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, उसी समय आपका क्रैम्प होता है, पेन होता है, ठीक है? उसी समय काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, मूड स्विंग होता है, ठीक है? उसी टाइम पे होता है। फिर लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है। जब लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा तो क्या होता है कि एफएसएच और एलएच हार्मोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? ये आपका हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज पहला। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कितने दिन का होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ऑल्सो आपको बताने कि कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो डिक्रीज हो जाते हैं
और कौन से हार्मोन होते हैं जो रिलीज होने लग जाते हैं और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को करते हैं, ठीक है। दूसरा फेज है आपका, सेकंड फेज है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, या जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं या एस्ट्रोजन फेज बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन होता है इसका सेकंड फेज का 7 to 14 डेज, ठीक है। 7 to 14 डेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है एस्ट्रोजन के थ्रू मैच्योर होता है वो, उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन को एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल होने लगता है कौन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिक्रीशन होने लगता है एलएच स्टिमुलेंट्स का, ठीक है, ओवुलेशन के लिए, और डेवलप करने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू एलएच हार्मोन ओवुलेशन, एलएच हार्मोन की वजह से ओवुलेशन आपका स्टार्ट हो जाता है बिटवीन 12 to 14 डेज, ठीक। नेक्स्ट जो ओवम होता है वो आपका 24 to 36 आवर्स के लिए वाएबल होता है, ठीक है। मतलब कि वाएबल मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि वर्किंग में होता है या अलाइव होता है, मतलब कि इतने टाइम के बीच में जो ओवम होता है वो एक्टिव रहता है, ठीक। और ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम रीजनरेट, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम होता है वो रीजनरेट होने लगता है एंड थिकनेस इन प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन। जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने लगता है, वही जो थिकनिंग वॉल बनती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने लगता है और उस वॉल को थिक कर देता है, किस लिए, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए इम्प्लांटेशन के लिए जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके, ठीक। ये आपका हो गया सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपको मेरे को बताना है कि सेकंड फेज कितने डे का होता है और इसमें कौन सा हार्मोन होता है जो एंडोमेट्रियम को थिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एंडोमेट्रियम को थिक क्यों होना होता है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो। एंड थर्ड फेज इज ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज और प्रोजेस्ट्रॉन फेज। सेकंड फेज आपका क्या था, ईस्ट्रोजन वाला फेज था। लास्ट फेज आपका क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन वाला फेज, ठीक है। दिस फेज बिगन्स आफ्टर ओवुलेशन टू 28 डेज, यानी कि 28 डेज, ओवुलेशन के 28 डेज के बाद में ये फेज आपका शुरू होता है, जिस समय क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाती है वुमन, ठीक है। उसको हम लोग थर्ड फेज बोलते हैं जो ल्यूटियल फेज होता है। इसमें क्या होता है कि कन्वर्सेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनटू लूटियल सेल्स, जो फॉलिकुलर जो आपका फॉलिकुलर सेल्स होता है वो आपका ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ग्राफियन इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और जो ग्राफियन सेल्स होते हैं वो आपका ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन इफ ओवम फर्टिलाइज्ड देन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स ईस्ट्रोजन। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, ऐसे ही नहीं रहा, ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा आपका ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने लगेगा और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है मोस्ट कॉमनली, ठीक। और इन्हिबिन हार्मोन को भी सिक्रीट करेगा, ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा मोस्ट कॉमनली, और आपका इन्हिबिन हार्मोन को सिक्रीट करने लगेगा, ठीक। देन प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स ऑलरेडी प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम टू बिकम ग्रैंडुलर with a high glycogen, secretes potential to preparation for implantation। मीन्स इम्प्लांटेशन के लिए जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम को वो करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, सिक्रेट करेगा वहाँ पे हॉर्मोन्स कि वो मतलब हाईली ग्रैंडुलर हो जाए और मतलब अवेलेबल हो जाए, कैपेबल हो जाए कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, इन्हिबिन वगैरह हार्मोन सिक्रेट होगा, ठीक, और वहाँ के एंडोमेट्रियम को वो थिक करने का काम शुरू कर देगा इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन अगर वहीं पे ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होगा, तब उस टाइम पे ये होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो कोई वर्क नहीं करता है, ठीक, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक। तो कॉर्पस एल्बिकेंस ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो भी आपकी प्रिपरेशन वाले एग्ज़ाम्स होती हैं, या फिर क्या बोलते हैं
नीट वगैरह का एग्ज़ाम हो गया या फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक, मैं आपको फिर से बताती हूँ। कॉर्पस एल्बिकन्स वो होता है जब ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकम, ठीक है। ये आपका विद इन 10 to 12 डेज में ओवुलेशन के बाद हो जाता है, ठीक, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है वैसे ही, ठीक। आफ्टर दैट अगेन फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन। ये साइकिल कंप्लीट होते ही आपका वापस से जो एक साइकिल होता है वो शुरू हो जाता है, आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन शुरू होने लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, या मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड ल्यूटियल फेज जो है, वो तीनों आपका आपस में ऐसे ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता रहता है। तो देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं, कैसे एक्शन करते हैं, ठीक है। ओसीपीज का फुल फॉर्म है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताने के लिए बोला था, ठीक है। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये एक प्रिवेंटिव एजेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी होती तो वो लोग ओसीपीज को कंज्यूम करता है। अब ओसीपीज करते क्या हैं कि गोनाडोट्रोपिन्स को इनहिबिट करते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स मीन्स एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करेंगे। अगर वो लोग एफएसएच और एलएच को इनहिबिट कर देंगे तो आपका जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, वो कम नहीं होगा। अगर वही वही मैंने आपको पहले बताया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो रहा है तो एफएसएच और एलएच हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वही गोनाडोट्रोपिन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, एलएच और एफएसएच हार्मोन इनहिबिट हो जाते हैं, सिक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एजेंट जो होता है वो आपका एलएच को सप्रेस कर देता है, और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो आपका एफएसएच प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पीरियड जो होता है आपका वो कंटिन्यू हो जाता है, आपका कंसीव नहीं होता है, ओवम का इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और भी कई सारी चीज़ें जो बुक्स में नहीं बताई जाती हैं। अगर ये आपको फर्दर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो फ्यूचर के लिए आप इसको लाइक कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड oogenesis क्या होता है। ये 4 चीज़ें मैं आपको स्पेसिफिकली अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे हेल्दी।